तो देखिएगा, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल, है ना। आज भी हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का भी एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने कुछ और एग्जाम्पल्स पढ़ा था न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। तो इन दिस वीडियो वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एग्जाम्पल। तो मैंने हेडिंग बना दिया सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, सम मोर एग्जाम्पल्स यानी कुछ और एग्जाम्पल्स न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, फर्स्ट नंबर, ड्यूरिंग कैचिंग अ बॉल, बॉल आप कैच करते हैं ना, तो ड्यूरिंग कैचिंग अ बॉल अ फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, है ना, इन बॉल एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑन द हैंड, ठीक है। जब आप बॉल कैच करते हैं तो बॉल जो है एक्सर्ट्स अ फोर्स, बॉल एक्सर्ट्स फोर्स लगाता है क्या जी पर, ऑन द हैंड, है ना। ड्यूरिंग कैचिंग अ बॉल, जब आप बॉल कैच करते हो, क्या कैच करते हो, बॉल कैच करते हो, तो बॉल एक्सर्ट्स फोर्स, है ना, ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, मतलब इक्वल फोर्स लगाता है, एंड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑन द हैंड, ठीक है। क्लियर, मतलब जितना बॉल फोर्स लगाया हैंड पर उतना ही हैंड लगाएगा बॉल पर। यहाँ स्पष्ट लिख दिया, बॉल एक्सर्ट्स इक्वल फोर्स, फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड यानी इक्वल फोर्स एंड अपोजिट डायरेक्शन में ऑन द हैंड, ठीक है। तो बॉल इक्वल फोर्स लगाया हैंड पर, यानी जितना बॉल लगाया उतना ही हैंड लगाया, ठीक है। तो यही तो न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि इक्वल फोर्स हम लगाए किसी पर तो वो भी हम पे लगाएगा। अब इक्वल फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, ये देखिए आयरन नेल और मैग्नेट है, रखा हुआ है एक स्मूथ सरफेस एट सम डिस्टेंस। आयरन नेल है ना, और मैग्नेट है, रखा हुआ है। मान लीजिए आप इसको आयरन नेल है, ये आयरन नेल है, ये मैग्नेट है, कुछ डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ठीक है, कुछ डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो अब क्या किए हम कि होल्ड डाउन द मैग्नेट, मैग्नेट को पकड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर मैग्नेट को हम क्या किए हुए हैं, पकड़े हुए हैं। तो क्या देखते हैं कि आयरन नेल इसके पास आ जाता है, इसका मतलब आयरन नेल अट्रैक्ट द आयरन, मैग्नेट अट्रैक्ट द आयरन नेल, ठीक है। हम क्या करते हैं कि एक मैग्नेट लिए और एक आयरन नेल लिए, कैसा सरफेस पर, स्मूथ सरफेस पर है। सरफेस में नहीं दिखाया, चलिए मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ। सरफेस, चलो ये स्मूथ सरफेस है, ये देखिए कैसा सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, ठीक है। ये आपका हो गया आयरन नेल, आयरन नेल, ठीक है, ये आयरन नेल हो गया आपका स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ। अब क्या हम किए हैं कि होल्ड डाउन द मैग्नेट, मैग्नेट को हम पकड़े हुए हैं, है ना, हाथ से पकड़िए या किसी चीज से पकड़ लिए। देन वी सी दैट आयरन नेल कम्स टुवर्ड्स द मैग्नेट, तो क्या देखते हैं, आयरन नेल मैग्नेट की ओर चला जाता है और चिपक जाता है मैग्नेट से। स्टिक्स मीन्स चिपक जाना, स्टिक्स यानी चिपक जाना, ठीक है। स्टिक मतलब होता है चिपक जाना, और चिपक जाता है किससे, मैग्नेट से, ठीक है। जब मैग्नेट को पकड़े हुए हैं तो देखें कि आयरन नेल इसकी ओर आया और चिपक गया। इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नेट एक्सर्ट्स फोर्स ऑन द आयरन नेल। अगर फोर्स नहीं लगाता तो यहीं की यहीं रहता। देखिए आयरन नेल यहां से यहां आया, इसका मतलब मैग्नेट इसको अट्रैक्ट किया। अब दूसरा बार क्या किए, नाउ सेपरेट देम, फिर उसको अलग कर दिए, मतलब चिपक गया तो फिर से अलग कर दिए। अब क्या किए, होल्ड डाउन आयरन नेल, अब आयरन नेल को पकड़े, तो क्या देखते हैं, मैग्नेट कम्स टुवर्ड्स द आयरन नेल। मैग्नेट जो है आयरन नेल को अभी पकड़ ले, आयरन नेल है मान लेते हैं, ये क्या है, आयरन नेल है, ठीक है। तो कहेगा गोल दिखा है, चलो भाई इस तरह से दिखा ही देता हूं। अब ठीक है, ये तो आयरन नेल हो गया। अब तो बिलीव हो गया कि आयरन नेल है। अरे मैं तो फिगर आपको समझाने का ना कोशिश कर रहा हूं जी। ये आयरन नेल है, ये क्या है, आयरन नेल है। तो आयरन नेल यहाँ पे है और मैग्नेट यहाँ पे। तो शुरू में क्या किए, मैग्नेट को पकड़े हुए थे, तो क्या देखते हैं कि आयरन नेल इसकी ओर चला गया। इसका मतलब मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन नेल, यानी मैग्नेट एक्सर्ट्स फोर्स ऑन आयरन नेल और इसमें चिपक जाता है। दूसरा बार क्या किए कि होल्ड डाउन आयरन नेल, अब आयरन नेल को पकड़े हुए, तो क्या देखते हैं कि मैग्नेट इसके पास आ जाता है, यानी आयरन नेल अट्रैक्ट्स द मैग्नेट, दैट मींस आयरन नेल एक्सर्ट फोर्स ऑन द मैग्नेट और चिपक जाता है, ठीक है। इसका मतलब हुआ मैग्नेट एंड आयरन बोथ अट्रैक्ट टू ईच अदर इन द अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन, देखिए ये यहाँ था तो इधर गया, ये यहाँ था तो इधर आया, तो अपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्ट किया दोनों। क्लियर,
ये तो न्यूटन थर्ड लॉ कहता है, हम लगाएंगे तो तुम भी लगाओ, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, आयरन नेल को पकड़े हुए तो मैग्नेट आ गया इसके पास, मैग्नेट को पकड़े हुए तो आयरन नेल चला गया। ठीक है, चलिए आप देखिए ड्यूरिंग वॉकिंग, टहलते हैं आप लोग, तो वॉकिंग के समय क्या होता है, यू पुश द ग्राउंड। ठीक है, ड्यूरिंग वॉकिंग है ना, वॉकिंग के समय यू पुश द ग्राउंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ड्यूरिंग वॉकिंग, किसके समय, वॉकिंग के समय, टहलने के समय, यू पुश द ग्राउंड, आप ग्राउंड को पुश करते हो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, कौन डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ड्यूरिंग वॉकिंग, किस समय, वॉकिंग के समय, टहलने के समय, यू पुश द ग्राउंड, आप ग्राउंड को पुश करते हो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। जैसे आप चलते हो ना, तो चलते हो अपना पैर को क्या सोचते हो कि पीछे करते हैं, जब चलते हो तो पैर को क्या सोचते हो आप, है ना, पीछे करते हो। तो जब पीछे करते हो तो यू पुश द ग्राउंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये लिखा मैंने कहा यू पुश द ग्राउंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन विद योर फुट। तो न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार ग्राउंड ऑल्सो पुशेस योर फीट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इसका मतलब हुआ अकॉर्डिंग टू, शॉर्ट में लिखा अकॉर्डिंग टू, जब भी ऐसे लिखा रहे आप समझिए अकॉर्डिंग टू, है ना, आप जैसे लिखा रहे अकॉर्डिंग, जैसे क्या पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हुआ ना, ये क्यों न हटा दिया था अकॉर्डिंग टू के बाद। ठीक है, तो ड्यूरिंग वॉकिंग आप टहलते हो तो क्या करते हो, आप पुश करते हो ग्राउंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में, सोचते हो कि ग्राउंड पीछे चला जाए, तो यू पुश द ग्राउंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, देन ग्राउंड ऑल्सो पुशेस यू इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। लेकिन उसके बाद भी आप आगे चल जाते हो। यहाँ फोर्स तो इक्वल लगा, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा नहीं इक्वल फोर्स, इन बोथ केसेस इक्वल फोर्स, दोनों केसेस में इक्वल फोर्स लगा एंड इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो कहिएगा चल कैसे गए, तो आगे मैं एक पॉइंट बताऊंगा कि ड्यूरिंग कोलिजन एक्सेलरेशन इज मोर इन लाइटर बॉडी, एक्सेलरेशन ज्यादा होता है हल्का बॉडी में। जैसे बुलेट और गन में बुलेट का एक्सेलरेशन ज्यादा होता है और गन का कम, क्योंकि हल्का बॉडी ज्यादा तेजी में भागता है। तो यहाँ पर हल्का कौन है, मैं इसको प्रूव करके भी बता दूंगा, बाय एग्जांपल मैं आपको प्रूव करूंगा कि हल्का बॉडी में एक्सेलरेशन, हल्का कौन है, ग्राउंड है कि हम है, तो हम है हल्का, तो हम चल जाएंगे आगे और ग्राउंड वहीं रह जाएगा। ठीक है, तो हल्का बॉडी का ही एक्सेलरेशन ऐसे ज्यादा होता है, ज्यादा मोशन में कौन होगा, तो हल्का बॉडी। बुलेट आप देखे होंगे, बुलेट और गन में तो बुलेट हल्का होता है और आपका गन भारी, तो बुलेट तेजी में भागता है और गन जो पीछे होता है बहुत धीरे से होता है ना। बुलेट मारते हैं तो गन थोड़ा पीछे हो जाता है, मूवीज वगैरह में जरूर देखोगे, ओरिजिनल नहीं देखे होगे, मूवीज में देखोगे बुलेट जब मारता है तो गन थोड़ा पीछे आता है, तो हल्का पीछे हुआ, हल्का मोशन, लेकिन बुलेट बहुत तेजी से जाता है, तो हल्का बॉडी में एक्सेलरेशन ज्यादा हुआ। तो एक्सेलरेशन किसमें, ग्राउंड हल्का है कि आपका हम हल्का है, तो हम हल्का है तो हम में एक्सेलरेशन ज्यादा हुआ, तो ही हम चले गए फॉरवर्ड। दिस फॉरवर्ड है ना, दिस फॉरवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन योर फीट बाय ग्राउंड, ये फॉरवर्ड फोर्स किसके द्वारा लगा, ये देखिए ना, फॉरवर्ड योर फीट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये फॉरवर्ड फोर्स जो है ग्राउंड लगाया, ग्राउंड पुशेस योर फीट फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड फोर्स किसके द्वारा लगा, ग्राउंड के द्वारा, जिसके कारण एक्सेलरेट्स यू इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, जिसके कारण हम एक्सेलरेट होते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो दोनों केसेस में आप लगाए ग्राउंड पर भी जितना फोर्स उतना ही ग्राउंड लगाया आप पे, हालांकि मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, तो आप समझ लें, जब न्यूटन थर्ड लॉ जब लिख ही दिया तो क्या बार बार लिखने का जरूरत है जी, इसका मतलब इक्वल फोर्स। मैंने हेडिंग बना दिया न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो बार बार यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है कि आयरन नेल एक्सर्ट्स फोर्स 100 न्यूटन, देन ऑन द मैग्नेट, देन मैग्नेट आल्सो एक्सर्ट फोर्स 100 न्यूटन, लिखने की जरूरत नहीं इन द अपोजिट डायरेक्शन। जब मैं हेडिंग पहले ही बना दिया, एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, जैसे आप पूछते हैं कौन प्रॉपर नाउन का एग्जांपल देते हैं, किसी एग्जांपल प्रॉपर नाउन तो कहते हैं राम, तो क्या राम लिखते हैं डिफिनीशन, वहां पे बताते हैं कि ऐसे से हुआ। एग्जांपल का मतलब क्या हुआ कि उससे रिलेटेड जो है बात आप लिख दो। जैसे आप एग्जांपल लिखते हो आप जो है ग्रेविटेशनल फोर्स का, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल लिखे क्या कि अ कॉइन अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स द अर्थ, तो क्या डिफिनीशन वहां पर लिखते हो, बताते हो कैसे से हुआ, केवल एग्जांपल का मतलब क्या हुआ उस, हाँ एक्सप्लेन उसको करने का है, तब आप बताओ।
तो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन थोड़ी कर रहा हूँ, एग्जाम्पल उसके बारे में बता रहा हूँ, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कि ग्राउंड एक्सर्ट्स इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, है ना, ऑन योर फीट। ठीक है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। एक लास्ट बार मैं फिर से समझाने का कोशिश करता हूँ। मैं कहूँ आपका राइट द एग्जाम्पल ऑफ प्रेशर। चलो प्रेशर छोड़ो, मैं कुछ कॉमन एग्जाम्पल लेता हूँ। राइट द एग्जाम्पल ऑफ नाउन। एक नाउन का एग्जाम्पल लिखना है आपको। तो नाउन का एग्जाम्पल लिखा आपने काऊ, तो उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं, नाउन का डिफिनीशन वहां पर देते हैं कि केवल काऊ लिख के छोड़ देते हैं। तो एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो बस एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। जब मैं हेडिंग बना दिया एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसका मतलब हुआ ड्यूरिंग वॉकिंग ग्राउंड एक्सर्ट्स force on your feet and your feet also exert force on the ground equal in opposite direction. Clear? यहाँ पर लिख दिया तो iron nail exert force on the magnet and magnet also exert force on the iron nail equal and opposite direction. तो लिखने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो आपकी मत क्या अक्सर आप लिखे नहीं कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। तो एग्जाम्पल में लिख रहा हूं तो लिखने की जरूरत नहीं है। यहां से आप समझ जाइए कि दोनों केसेस में न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है, यानी दोनों केसेस में फोर्स इक्वल नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ड्यूरिंग वॉकिंग आप पुश करते हैं ग्राउंड को, आप चाहते हैं कि ग्राउंड पीछे चल जाए, तो ग्राउंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ग्राउंड ऑल्सो पुशेस योर फीट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। लेकिन मोशन किस में ज्यादा होता है, एक्सेलरेशन हल्का बॉडी में, तो हल्का में, तो दिस फॉरवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन योर फीट बाई द ग्राउंड, ये फॉरवर्ड फोर्स ग्राउंड के द्वारा लगा, जिसके कारण आप एक्सेलरेट होते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब देखिए इफ यू आर, ध्यान से देखिएगा, मैंने उधर फिगर भी शो कर दिया है। ठीक है, मैंने आपका उधर फिगर भी शो कर दिया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आपका मैंने लिखा क्या, इफ यू आर ऑन द बोट। फिगर आप देखिए, फिगर आप ध्यान दीजिएगा, इफ यू आर ऑन द बोट नियर द शोर, है ना, किसी किनारा, शोर का मतलब होता है किनारा, शोर का मतलब क्या होता है, किनारा। आप जो है किनारे, आप खड़े हैं किनारे के, है ना, आप किनारा में खड़ा है, किनारा में किसके, समुद्र का किनारा। देखिए ना फिगर में आपको दिख रहा होगा, पानी है, पानी में बोट है ना, वहां पर खड़े हैं किनारा पर, पानी है, पानी में बोट है और खड़े हैं किनारा पर, समुद्र का किनारा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। शोर का मतलब समुद्र या नदी, समुद्र या नदी का किनारा। ठीक है ना, तो आप समुद्र या नदी के किनारे खड़े हैं एंड यू जंप आउट ऑफ द बोट। हाँ देखिए, पहला फिगर में बता रहा है कि आप खड़े हैं, दूसरा फिगर में आप जंप कर रहे हैं। दो फिगर यहाँ पर दिखाया गया है आपको। पहला फिगर में देख रहे हैं कि आप खड़े हैं बोट पर, और दूसरा फिगर में देखें क्या कि जंप कर दिए हैं, है ना, यू जंप आउट ऑफ द बोट, मतलब आप जंप कर दिए बोट से। आउट ऑफ बोट मतलब बोट से निकल गए और जंप किए। एज यू जंप, जैसे ही आप जंप करते हो तो ध्यान दीजिएगा, आप पैरवा से चाहिएगा कि बोटवा को पीछे फेंक दे। जैसे ही आप जंप करोगे तो आप क्या चाहोगे कि जब जंप करते हो तो पैर से क्या उछलते हो, तब पैर कहाँ फोर्स लगाता है, बोट पर, पीछे की ओर, तो बोट आप पे लगाएगी आगे की ओर। तो वही लिखे, एज यू जंप, जैसे ही आप जंप करते हो, यू पुश द बोट बैकवर्ड विद योर फीट। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, द बोट ऑल्सो पुशेस यू इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, है ना, दस यू मूव टुवर्ड्स द शोर। इस प्रकार आप किनारा के, टुवर्ड्स मीन्स की ओर, किनारा की ओर, है ना, किनारा की ओर आप मूव कर जाते हो। एंड बोट मूव्स अवे फ्रॉम द शोर, और बोट मतलब आप मूव कर गए आगे किनारा की ओर, तब बोट कहाँ जाएगा, उससे आपसे दूर जाएगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में लगा ना फोर्स, एगो फॉरवर्ड लगा एगो, तो यहाँ पर क्या हुआ कि बोट एक्सर्ट्स force on your feet and your feet also exert force on boat equal and in the opposite direction। तो लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको हेडिंग ही दे दिया हूं, एग्जांपल्स ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो जब मैं एग्जांपल्स, तो इसका मतलब जितना फोर्स बोट लगाया आपके पैर पर, उतना ही आपका पैर लगाया बोट पर, इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है,
तो मैं एग्जाम्पल बना रहा हूं, तो एक्सप्लेन बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा फिगर आप ध्यान से देखिए एक बार, जो आप देख रहे हैं, जैसे ही आपने जंप किया तो आप क्या आप जंप करते हैं तो आपका पैर जो है पीछे की ओर ढक लेगा बोट को, आपका पैर जो है बोट को पीछे की ओर ढक लेगा। तब बोट आपका पैर जो है बोट को पीछे की ओर ढक लेगा, तब बोट किधर ढक लेगा? आपके पैर को आगे की ओर, है ना। तो इस प्रकार आप सब किनारे की ओर आ जाते हैं और बोट जो है आपको किनारा से दूर जाता है। आप किनारे की ओर, आप किधर? किनारे की ओर, ठीक है, देख रहे हैं जी, मतलब लेफ्ट साइड में आ रहा है। ये कौन? आदमी, आदमी लेफ्ट साइड में है, बोट कहाँ? राइट साइड में। आदमी जो है वो लेफ्ट साइड में आ रहा है, आदमी कहाँ? लेफ्ट साइड में, और बोट राइट साइड में आ रहा है, ठीक है। देखिए मैं डायरेक्शन भी शो कर दिया हूं, आदमी लेफ्ट साइड में आया और बोट राइट साइड में, है ना। मैं वहां पर फिगर भी आपका शो कर दिया हूं, डायरेक्शन भी शो कर दिया, आदमी लेफ्ट साइड और बोट राइट साइड, ठीक है, क्लियर है। तो ये था एग्जांपल्स ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, क्लियर है ना एकदम। अब बार बार मैं हेडिंग ही बना दिया, एग्जांपल्स ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसका मतलब हुआ कि जितना बोट लगाया पैर पर उतना ही पैर लगाया बोट पर, तो लिखने की इसे बार बार जरूरत नहीं है, ध्यान रखिए। कुछ और एग्जांपल्स मैंने दिया, जैसे एग्जांपल आपका 5 देखिए, फिगर भी देखिए मैंने उधर शो कर दिया है ना, मैंने उधर फिगर भी शो कर दिया है, ठीक है। क्या लिखा है? द जेट प्लेन रॉकेट या एरोप्लेन एक्सेलरेट्स बाय इजेक्टिंग गैस इन फॉरवर्ड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, है ना। गैस कहाँ निकलता है? बैकवर्ड डायरेक्शन। या कोई भी गाड़ी हो, एरोप्लेन को छोड़िए आप, एरोप्लेन में कोई भी गाड़ी जो है जनरली जो जेट प्लेन हो, जेट प्लेन देखे ना जी, जेट प्लेन जो ये आपका यूज करते हैं आर्मी वगैरह लोग, तो जेट प्लेन हो गया, रॉकेट हो गया, ठीक है। रॉकेट भी आप लोग देखे ही होंगे आसमान में, या न्यूज वगैरह में लॉन्चिंग के समय देखे ही होंगे। एरोप्लेन हो गया एक्सेलरेट्स, एक्सेलरेट मतलब आगे बढ़ता है बाय इजेक्टिंग गैस, किसके कारण? निकला हुआ गैस इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, है ना। बाय इजेक्टिंग गैस, जो गैस निकलता है ना इससे, इसके कारण एक्सेलरेट। गैस कहाँ निकलता है? बैकवर्ड में, ठीक है। गैस कहाँ निकला? बैकवर्ड में। तो देखिए जेट प्लेन हो, रॉकेट हो, एरोप्लेन हो, एक्सर्ट्स फोर्स ऑन इजेक्टिंग गैस, सही बात है। कोलिजन हुआ यहाँ पर रॉकेट और ये इजेक्टिंग गैस का, तो रॉकेट जो है गैस पर फोर्स लगाया बैकवर्ड, तो जो गैस उसमें है वो फोर्स लगाया फॉरवर्ड, और वही फॉरवर्ड जो फोर्स लगाया रॉकेट को, एरोप्लेन को आगे बढ़ा दिया। तो वही मैं यहाँ पर लिखा हूँ अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। अभी बार बार लिखना जरूरी नहीं है कि जितना फोर्स लगाया गैस उतना ही फोर्स लगाया रॉकेट, ठीक है, बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो प्रेशर उसका बहुत ज्यादा हो जाता है गैस का, जिसके कारण एरोप्लेन या जेट प्लेन आपका रॉकेट आगे बढ़ जाता है, ठीक है। तो देखिए जेट प्लेन हो, रॉकेट हो, एरोप्लेन हो, एक्सेलरेट होता है किसके कारण? जो इजेक्टिंग गैस, उससे जो गैस निकलता है बैकवर्ड डायरेक्शन में, उसके कारण। जैसे जेट प्लेन की बात कर लीजिए, रॉकेट की बात कर लीजिए, एरोप्लेन एक्सर्ट्स फोर्स ऑन द इजेक्टिंग गैस, सही बात है। कोलिजन हुआ गैस का और रॉकेट का, तो एक्सर्ट फोर्स ऑन इजेक्टिंग गैस इन बैकवर्ड। तो ये सब जेट प्लेन जो है वो बैकवर्ड में फोर्स लगाएगा गैस पर। तो गैस किधर लगाएगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ? गैस exerts an equal force on the plane in forward direction. Due to this forward force by ejecting gas, plane accelerates in forward direction. यही जो फॉरवर्ड फोर्स लगाया उसके कारण प्लेन आगे बढ़ा। जैसा कि मैं फिगर देखिए, उधर जो है एक फिगर आपका शो किया हुआ है, जिसमें आप देख रहे हैं क्या कि एक रॉकेट है ना। फिगर में क्या है? रॉकेट है, और रॉकेट के से गैस निकल रहा है। रॉकेट से क्या निकल रहा है? गैस। तो वो गैस जो है, रॉकेट से जो गैस निकल रहा है, वो गैस जो है वो रॉकेट को आगे की ओर ढकेला है। देखिए फिगर में दिखाया हुआ डायरेक्शन भी, है ना। फोर्सेस ऑन गैस, एक्शन माना है, और इसको एक्शन रिएक्शन तो आप जानते ही हैं, एक्शन रिएक्शन का भी यहाँ पर बात कर दिया मैंने। एगो को एक्शन, अगर गैस के द्वारा लगाया गया फोर्स एक्शन, तो रॉकेट के द्वारा लगाया गया फोर्स रिएक्शन। तो फोर्सेस ऑन गैसेस, फोर्सेस ऑन गैसेस कहाँ लगाया? गैस पर फोर्स लगाया बैकवर्ड में, तो गैस किधर फोर्स लगाया? फोर्सेस ऑन रॉकेट फॉरवर्ड में। देखिए फिगर में डायरेक्शन भी दिखाया हुआ, ध्यान से देखिए डायरेक्शन। डायरेक्शन आप फिगर में ध्यान से देखिए,
फोर्सेस ऑन रॉकेट, रॉकेट पर कौन फोर्स लगा रहा है, यहाँ पर रॉकेट पर फोर्स लगा रहा है गैस फॉरवर्ड यानी ऊपर की ओर, है ना। रॉकेट देखिए ऊपर जा रहा है ना जी, रॉकेट फिगर में देखिए ऊपर जा रहा है, ठीक है, रॉकेट जा रहा है ऊपर, यानी गैस जो फोर्स लगा रहा है ऊपर, और रॉकेट कहां फोर्स लगा रहा है, गैस पर नीचे, है ना। तो डायग्राम टू शो एक्शन एंड रिएक्शन इन द केस ऑफ रॉकेट, यहाँ पर एक्शन रिएक्शन की बात कर दिया गया है। रॉकेट के द्वारा लगाया गया फोर्स गैस पर एक्शन, तो गैस के द्वारा रॉकेट पर लगाया गया रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए एक पॉइंट में यहाँ पर लिखा हुआ डिफ्लेक्टिंग बैलून, मतलब हवा भरा हुआ बैलून या वायु प्रवाह गुब्बारा ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट वर्किंग ऑफ रॉकेट, ये भी रॉकेट का वर्किंग के बारे में बताते हैं। जैसे रॉकेट मूव कर रहा है ना, उसी तरह से देखिए ये बैलून जो है वो भी फॉरवर्ड मूव कर रहा है। तो बैलून में एयर भरा हुआ है, हवा भरा हुआ है ना। बैलून में कहाँ भरा हुआ है, हवा, तो बैलून से हवा निकल रहा है ना, हवा निकल रहा है बैकवर्ड में, तो बैलून लगा रहा है एयर पर फोर्स बैकवर्ड में, तो एयर लगाएगा बैलून पर फॉरवर्ड में, जिसके कारण बैलून कहाँ ऊपर। देखिए डायरेक्शन आपको दिखाया हुआ है कि बैलून कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है ना। डायरेक्शन आपको दिखाया हुआ है कि बैलून जो है वो ऊपर जा रही है। ध्यान से देखिए एक बार फिर से बैलून के बारे में, जैसा रॉकेट का फंक्शन है ना वही फंक्शन आपका बैलून का है। तो बैलून में देख रहे हैं हवा भरा हुआ है, जैसे रॉकेट में इससे गैस निकल रहा था ना जी, रॉकेट से गैस निकल रहा था बाई बर्निंग ऑफ फ्यूल, इसमें फ्यूल होता है, फ्यूल के जलने से रॉकेट में फ्यूल होता है, वही फ्यूल जलता है तो गैस निकलता है ना। और गैस जो है बैकवर्ड में, आपको गैस जो फोर्स लगाता है रॉकेट पर फॉरवर्ड में, और रॉकेट कहाँ लगाया, बैकवर्ड में, तो जो गैस लगाया फॉरवर्ड में फोर्स, उसी कारण रॉकेट ऊपर चला जाता है। यहाँ पर देखिए एकदम सेम फंक्शन, देखिए एगो डिफ्लेक्टिंग बैलून है, डिफ्लेक्टिंग में हवा भरा हुआ बैलून वायु प्रवाह गुब्बारा ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट वर्किंग ऑफ रॉकेट, जैसे रॉकेट पर फ्लो करेगा ना उसी तरह से बैलून देखिए फ्लो कर रहा है। बैलून में भरा हुआ एयर, ध्यान से सुनिएगा, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बैलून में भरा हुआ एयर, जब एयर निकला तो एयर कहां जा रहा है, बैकवर्ड में, एयर कहां जा रहा है, बैकवर्ड में, तो बैलून एक्सर्ट्स फोर्स ऑन एयर इन बैकवर्ड, देन एयर एक्सर्ट फोर्स ऑन बैलून इन फॉरवर्ड, यही फॉरवर्ड फोर्स के कारण बैलून ऊपर चला गया, है ना। फिगर आपको शो किया हुआ है। अब देखिए एक और एग्जांपल, और भी ऐसा नहीं कि यही एग्जांपल है, और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि अभी मैंने बताया बुलेट और गन वाला, बुलेट और गन वाला। तो बुलेट और गन में आप क्या देखे हैं, बुलेट और गन में आप देखते हैं क्या, जैसे ही बुलेट निकलता है गन से, तो बुलेट गया फॉरवर्ड और गन थोड़ा गया बैकवर्ड, गन थोड़ा सा पीछे की ओर आ जाता है, क्यों, क्योंकि बुलेट लगाया फॉरवर्ड फोर्स, बुलेट जो है बुलेट जो है फॉरवर्ड में गया, किसके द्वारा लगाया गया फोर्स, गन के द्वारा, तो बुलेट एक्सर्ट फोर्स ऑन गन बैकवर्ड, तो थोड़ा सा गन थोड़ा कम पीछे आता है, क्योंकि भारी बॉडी का एक्सेलरेशन कम होता है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया, भारी बॉडी का एक्सेलरेशन कम होता है, हल्का बॉडी में एक्सेलरेशन ज्यादा होता है, मोशन ज्यादा होता है जब कॉलिजन होता है तब। ड्यूरिंग कॉलिजन जैसे साइकिल में और ट्रैक में टक्कर हो, तो फोर्स दोनों का देखिए, हाँ न्यूटन थर्ड लॉ, ये एक आश्चर्य की बात मैं बता रहा हूं। न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि आपको किसमें, ये आपका ट्रक और साइकिल का भी टक्कर हुआ तो दोनों इक्वल फोर्स, साइकिल जितना ट्रक पे लगाएगा उतना ही ट्रक साइकिल पे लगाएगा। सुनने में बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा, तो कहिएगा साइकिल फेंका जाता है, क्योंकि साइकिल में हल्का बॉडी है, एक्सेलरेशन उसमें ज्यादा होता है, ठीक है, साइकिल हल्का बॉडी है उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा होता है, इसलिए साइकिल फेंका जाता है। एक बार मैं फिर से, एक मच्छर और एक ट्रेन का टक्कर होता है, बड़ा सुनने में आश्चर्य लग रहा होगा आपको, तो मच्छर जितना फोर्स, मॉस्किटो अप्लाइड फोर्स ऑन द ट्रेन एंड ट्रेन ऑल्सो सेम फोर्स अप्लाइड ऑन द, है ना, ट्रेन ऑल्सो सेम फोर्स अप्लाइड ऑन द मॉस्किटो इन अपोजिट डायरेक्शन। सुनने में बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन मच्छर फेंका जाता है, क्यों, क्योंकि मच्छर बहुत हल्का होता है, जिसके कारण उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होता है, ठीक है। कोई भी दो बॉडी टकराता है, उसके दोनों एक दूसरे पर इक्वल फोर्स लगाया, लेकिन एक्सेलरेशन इज मोर इन ए लाइटर बॉडी, ठीक है। तो वही बात बुलेट में है और गन में है। तो बुलेट से, गन से जैसे ही बुलेट निकलता है तो गन अप्लाइड फोर्स ऑन बुलेट इन फॉरवर्ड, देन बुलेट अप्लाइड फोर्स ऑन गन इन बैकवर्ड, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, है ना, और इक्वल फोर्स लगाया, लेकिन गन में ही, बुलेट में ही एक्सेलरेशन ज्यादा हुआ, क्योंकि बुलेट हल्का होता है, बुलेट क्या होती है, हल्की होती है, ठीक है, और थोड़ा सा गन पीछे आ जाता है, तो गन में एक्सेलरेशन कम हुआ क्योंकि गन भारी है, ठीक है। तो ये सब पहले भी बताया मैं। अब देखिए
स्विमिंग के बारे में जरा बता दें। ड्यूरिंग स्विमिंग मैंने फिगर भी शो कर दिया है ना। ड्यूरिंग स्विमिंग आप फिगर देखिए, फिगर से भी पता चल सकता है आपको। स्विमिंग के समय आप देखिए स्विमर पुशेस द वाटर बैकवर्ड। अब स्विमिंग करता है तो क्या हाथ से वो पानी पीछे की ओर ढकेलता है, हाथ से पानी पीछे की ओर। स्विमर एक्सर्ट्स फोर्स ऑन वाटर इन बैकवर्ड, तो वाटर एक्सर्ट्स फोर्स ऑन स्विमर फॉरवर्ड। यही फॉरवर्ड फोर्स के कारण स्विमर आगे बढ़ जाता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जब स्विमर पानी में तैर रहा है, मैंने यहां पर फिगर भी आपको शो कर दिया है, तो स्विमर जो है क्या करता है, वाटर को पर पीछे की ओर फोर्स लगाता है। वाटर पर कहां फोर्स लगाता है, पीछे की ओर, जैसा कि फिगर में दिखाया जा रहा है। स्विमर एक्सर्ट्स फोर्स, है ना, स्विमर एक्सर्ट्स फोर्स ऑन वाटर इन बैकवर्ड डायरेक्शन। देखिए लिखा हुआ है पुश द स्विमर ऑन वाटर, बैकवर्ड डायरेक्शन दिखाया हुआ है ना जी। एक बैकवर्ड डायरेक्शन है फिगर में, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन है। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड। बैकवर्ड मींस लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड जो फोर्स लगा है, पुश ऑफ स्विमर ऑन वाटर, पुश ऑफ स्विमर ऑन वाटर, यानी स्विमर जो है वाटर को पुश कर रहा है पीछे की ओर, लेफ्ट साइड में। तो पुश ऑफ वाटर ऑन स्विमर, तो वाटर जो है स्विमर को किधर, फॉरवर्ड में, यानी राइट साइड में। तो अपोजिट डायरेक्शन वही लिखा मैंने, ड्यूरिंग स्विमिंग स्विमर पुशेस वाटर, स्विमर जो है वाटर को पुशेस करता है बैकवर्ड, यानी कि स्विमर जो है क्या पानी को पीछे की ओर ढकेलता है, पानी को पीछे की ओर। तो पानी किधर की ओर ढकेलेगा, ऊपर की ओर, है ना, पानी ऊपर की ओर। जब पीछे की ओर ढकेलेगा तो पानी आगे की ओर, है ना। तो यही आगे जो वाटर फोर्स लगाया उसी कारण ये स्विमर आगे बढ़ जाता है। स्विमर पुशेस द वाटर बैकवर्ड, स्विमर कहाँ फोर्स लगाता है, बैकवर्ड में। तो वाटर पुशेस द स्विमर फॉरवर्ड डायरेक्शन, ड्यू टू द वाटर स्विमर मूव्स फॉरवर्ड, यही वाटर के कारण स्विमर आगे बढ़ जाता है। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा जरा सा, जैसे कोई डूब रहा है, तो डूब रहा है तो क्या करता है ना कि बस ऐसे ही हाथ को एकदम छोड़ देता है और छटपटाने लगता है, छटपटाने लगता है। देखिए ध्यान से सुनिए, अगर कुछ देखिए मेनली तो आपको प्रैक्टिकल किसी भी चीज को अगर अच्छी तरह समझना है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है प्रैक्टिकल। जैसे अगर कोई बाई चांस आप देख रहे हैं या आप देखे जरूर होंगे, जब कोई पानी के अंदर जाता है तो बस ऐसे ही हाथ को छोड़ देता है, लेकिन अगर वो पानी से ऊपर आना चाहता है, कि सोचता है कि हम ना डूबे, तो देखिए अगर आप गलती से कभी पानी में चल जाए तो, और अगर चाहते हैं कि आप ना डूबे, तैरना जानते हैं तब तो आपको इस सब का आइडिया है, तो क्या कीजिए ना, आप पानी पर नीचे की ओर फोर्स लगाइए। तो आप सोचिए यार नीचे लगाएंगे तो आप डूब जाएंगे ना, नहीं। देखिए ध्यान दीजिएगा, आप वाटर पर नीचे की ओर फोर्स लगाओगे, पानी पर कहां फोर्स लगाओगे, नीचे की ओर। ध्यान से सुनोगे, इमेजिन करोगे, वाटर पर फोर्स लगाओगे नीचे, तो वाटर किधर लगा दिया अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, ऊपर। तो पानी ऊपर लगा देगी तो आप कभी डूब नहीं सकते, आप ऊपर आ जाइएगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो स्विमिंग करने वाले को तो ये सब आइडिया होता है, जो स्विमिंग करते हैं इनके बारे में ये सब जानकारी होती है। ठीक है, लेकिन अगर बाई चांस खुदा ना खास्ते कभी आप बाई चांस पानी में गलती से फिसल गए, गिर गए, है ना, कभी बाढ़ में आप देख रहे हैं कोई फंसा हुआ है, तो आप उसको देखते हैं डूबेगा कब, जब ऐसे ही हाथ को वो छटपटाते रहेगा, केवल छटपटाते रहेगा तो वो डूब जाएगा। लेकिन अगर वो चाहता है कि ना डूबे, अगर आप चाहते हैं कि ना डूबे हम, तो ध्यान रहे आप हाथ को नीचे की ओर मारिए पानी पर। तब सोचिएगा नीचे मारेंगे तो और डूब जाएंगे ना, नहीं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ आप नीचे की ओर मारे, ध्यान दीजिएगा, द वाटर एक्सर्ट्स फोर्स ऑन यू फॉरवर्ड, अपवर्ड। आप फोर्स लगाए नीचे की ओर तो वाटर किधर लगेगा, ऊपर की ओर, जिसके कारण आप ऊपर चलाइएगा, आप डूबिएगा नहीं। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अगर आप डूबने से बचना चाहते हैं तो आप फोर्स लगाइए। देखिए बार बार इसलिए इसको रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर गलती से कभी पानी में फिसल गए तो आप पानी पर फोर्स लगाइए नीचे की ओर, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ वाटर एक्सर्ट्स फोर्स फॉरवर्ड, यानी ऊपर की ओर। पानी लगा देगा आप पे ऊपर की ओर, तो आप ऊपर आ जाइएगा, डूबिएगा नहीं। ठीक है, और ये तो समझ ही गए आप लोग। ये रॉकेट वाला, बुलेट वाला भी समझ गए कि बुलेट जब निकलता है, तो जब बुलेट निकलता है गन से, तो बुलेट और गन के बीच फोर्स लगा, बुलेट और
गन के बीच, तो बुलेट गया फॉरवर्ड तो गन जाएगा बैकवर्ड। अब बुलेट में मोशन क्यों ज़्यादा हुआ, क्योंकि बुलेट का मोशन इसलिए ज़्यादा हुआ कि बुलेट हल्का है, हल्का में ज़्यादा मोशन होता है, और गन में कम हुआ क्योंकि गन भारी है। ठीक है, और ये भी समझ गए बैलून के बारे में, रॉकेट के बारे में, कि जो रॉकेट से गैस निकलता है वो ढकेलता है एरोप्लेन को, जेट एयरप्लेन को। ठीक है, ओके। और डाउट हो तो कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। देखिए बड़ा ही, देखिए ये सब इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये बहुत मज़ेदार चीज़ है, तो इसको आप बहुत ध्यान से। मैंने आपको एक फिगर शो किया है, जो फिगर एक्चुअली गलत है ना, फिगर एक्चुअली गलत है। यहाँ पर दो बकरी के बीच झगड़ा हो रहा है, तो दो बकरी के बीच झगड़ा होगा तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, वन गोट अप्लाइड फोर्स ऑन अदर एंड अदर गोट ऑल्सो अप्लाइड इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन फोर्स ऑन फर्स्ट। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं वो लेस फोर्स है, मोर फोर्स है, इसका मतलब गलत फिगर है, वही को मैंने लिख दिया। एक सिचुएशन रिप्रेजेंटेड बाय अ फिगर, द फिगर इज रॉन्ग, दिस फिगर इज रॉन्ग, द फोर्सेस इंडिकेटेड इन दिस फिगर इज फॉर्म एन एक्शन रिएक्शन पेयर। इस फिगर में आपको एक्शन रिएक्शन पेयर है। अब एक्शन रिएक्शन पेयर तो जानते हैं इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पे बता रहा है कम और ज्यादा, तो गलत है। द टू गोट्स exert force on each other according to Newton's third law. These forces must have equal magnitude, but this indicate less and more force. यानी फिगर जो है गलत है। ठीक है, तो ये तो सिंपल है, न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार दोनों इक्वल फोर्स लगाता है, लेकिन यहाँ पे लेस है और एक मोर है, तो फिगर गलत। देखिए अभी मैं बोल रहा था हमेशा कि हल्का बॉडी में एक्सेलरेशन ज्यादा होता है, हल्का बॉडी में एक्सेलरेशन ज्यादा होता है। चलिए मैं इसको मैथमेटिकली अब प्रूव भी कर देता हूँ, है ना। हेडिंग बना है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय एक्शन रिएक्शन पेयर। एक्शन रिएक्शन यानी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एक्शन रिएक्शन पेयर यानी कहने का मतलब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एक्शन रिएक्शन पेयर यानी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो एक्सेलरेशन जो है किसमें ज्यादा होता है, हल्का बॉडी में। मैं बार बार बोल रहा था, अब मैं इसको मैथमेटिकली प्रूव कर रहा हूँ। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन यानी न्यूटन थर्ड लॉ में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। तो जब टू बॉडी की कोलाइड विद ईच अदर, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोथ बॉडीज आर अप्लाइड इक्वल फोर्स ऑन ईच अदर इन द अपोजिट डायरेक्शन, है ना। दोनों बॉडी एक दूसरे पर इक्वल फोर्स लगाता है और अपोजिट डायरेक्शन में। बट एक्सेलरेशन मोर इन लाइटर बॉडी, एक्सेलरेशन हल्का बॉडी में ज्यादा होता है। एक्सेलरेशन इज मोर इन लाइटर बॉडी, एक्सेलरेशन हल्का बॉडी में ज्यादा होता है। किसमें एक्सेलरेशन ज्यादा, तो हल्का बॉडी में। हल्का बॉडी जो है, अब चलिए इसको मैथमेटिकली, तो देखिए एक दो गो ऑब्जेक्ट है, एक 10 kg का, एक 30 kg का, एक F1 है, एक F2, है ना। तो F1 इक्वल टू F2 कन से मीन्स होता है मान लिया, से मीन्स मान लिया। ठीक है, हल्का बॉडी का एक्सेलरेशन यानी 10 kg का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा और इसका कम। चलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर लाइटर बॉडी 10 kg, A बराबर F/m, है ना। ऐसा करते हैं, F1 मान लेते हैं, A1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, A1। ठीक है, इसको M1 मान लिया, कोई दिक्कत, क्योंकि अगर फोर्स तो सेम है, तो F के जगह 450 न्यूटन और 10 kg, तो हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। सारा डेटा ऐसा ही, तो रिजल्टेंट भी ऐसा ही। फॉर हैवियर बॉडी 30 kg, A2 मान लेता हूँ, F/m2। A2 क्यों माने, क्योंकि एक्सेलरेशन अलग अलग है। M1 M2 क्यों लिखे, मास अलग अलग है। M1 M2 इसलिए लिखे क्योंकि मास अलग है, M1 M2 इसलिए लिखे एक्सेलरेशन अलग अलग है। तो F की जगह 150, F तो सेम होगा न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार, जब दो बॉडी टकराता है तो सेम फोर्स लगाता है। और M2 की जगह 30 kg, तो हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, यार एक्सेलरेशन इज मोर 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन लाइटर बॉडी 10 kg। अब तो कुछ बिलीव हो गया होगा आप लोग को। चलिए तो सेकंड एग्जांपल मैं ले रहा हूँ ट्रक और बाइसिकल के बीच। तो ट्रक फोर्स लगाएगा बाइसिकल पर और बाइसिकल लगाएगी ट्रक पर। तो हैवियर बॉडी हम ट्रक के ले लेते हैं। तो ट्रक का मास कितना है, देखिए लिखा हुआ होगा, हाँ ट्रक का मास नहीं लिखे हैं, चलिए ऐसा, हाँ 1000 kg लिखा हुआ है भाई, 1000 kg। तब बचेगा ये 3 0 से 3 0 कैंसर, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब फॉर लाइटर बॉडी बाइसिकल, A2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अलग अलग एक्सेलरेशन है। F/m2 क्यों लिख रहे हैं, मास अलग अलग है। तो F 10,000 न्यूटन
अपॉन इंटू 20 kg। तो 0 से 0 कैंसिल, यानी 2 से कट जाएगा 500। तो 500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या देख रहे हैं यार, एक्सेलरेशन इज मोर इन लाइटर बॉडी बाय स्केल। एक्सेलरेशन जो है वो ज्यादा है लाइटर बॉडी बाय स्केल में। तो इससे अप्रूव हो गया। बार बार मैं यही चीज बोल रहा था कि एक्सेलरेशन मोर इन लाइटर बॉडी, जैसे गन और बुलेट, गन और बुलेट। तो गन जितना बुलेट पर फोर्स लगाता है उतना ही बुलेट गन पर लगाती है। जितना गन बुलेट पर लगाएगी उतना ही बुलेट गन पर लगाएगी। लेकिन बुलेट में ज्यादा एक्सेलरेशन क्यों हुआ? क्योंकि हल्का। बुलेट में एक्सेलरेशन ज्यादा हुआ क्योंकि हल्का। ऐसे भी मास के साथ इनवर्सली रिलेशन होता है। आप जानते हैं एक्सेलरेशन मास के साथ इनवर्सली रिलेशन है, A बराबर F/m, यानी इन में मास ज्यादा तो एक्सेलरेशन कम। तो मास ट्रक का ज्यादा तो एक्सेलरेशन कम, है ना। मास बुलेट का कम तो एक्सेलरेशन ज्यादा, है ना। मास और एक्सेलरेशन में दुश्मनी का ही रिलेशन है। तो बुलेट और गन में गन का मास ज्यादा तो एक्सेलरेशन कम, मास ज्यादा एक्सेलरेशन कम, और बुलेट का मास कम तो एक्सेलरेशन ज्यादा। यहाँ पर ट्रक का मास ज्यादा तो एक्सेलरेशन कम, और बाइसिकल का मास कम तो एक्सेलरेशन ज्यादा। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ज्यादा हुआ किसमें? लाइटर बॉडी बाइसिकल में। क्लियर है ना। तो ये आपका न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन आज आपका खत्म हो गया। ठीक है। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कि न्यूटन सेकेंड और थर्ड लॉ दोनों से रिलेटेड है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है उसकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे।